लेसन 1 स्थिर विद्युतिकी विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनिएगा। What is the force between two small charged spheres having charges of 2 × 10⁻⁻7 coulomb and 3 × 10⁻⁻7 coulomb placed 30 semi apart in air। ये देखिए, एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये दोनों वैक्यूम पे हैं। कितनी डिस्टेंस पे हैं भाई, इनके बीच का सेपरेशन है आर। वी हैव गिवन आर इज इक्वल टू कितना, 30 सेमी। 30 सेमी को मैं 0.3 मीटर लिख देता हूं। सेमी में 10⁻³ मीटर, मतलब 0.3 मीटर हो गया। इन पर चार्जेज क्या है भाई, इस पे सपोज Q1, इस पे सपोज Q2। Q1 इज इक्वल टू गिवन है, कितना है भाई, Q1 इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻7 कूलम। देखो साइन नहीं दिया है तो इट मींस बोथ स्फीयर्स क्या कंटेन करे हुए, पॉजिटिव चार्ज है दोनों पर। फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, पहली बात तो ये हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, क्या F इज इक्वल टू 1/4 πε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। और वैक्यूम पे एयर में है तो K इज इक्वल टू 1 हुआ भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। रख दीजिए मान, आ गया हमारा आंसर। क्या F इज इक्वल टू, सब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4 πε0 K 1 हो गया ऐसा, Q1 Q2 अपॉन R²। एयर के लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है। या आप सीधे वैल्यू यहीं पुट कर देते, 1/4 πε0 की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 9 × 10⁹ अपॉन K फिर बचता उसका मान 1, इतना ही आता, इंटू Q1 2 × 10⁻⁻7 इंटू Q2 3 × 10⁻⁻7 अपॉन 0.3 का स्क्वायर। SI यूनिट में काम करेंगे। देखिए हम सबको SI में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारी कोशिश हमेशा रहनी चाहिए। F इज इक्वल टू 9 × 2 × 3 अपॉन 0.3 का होल स्क्वायर हुआ, 3 × 3 9 हुआ, 0.3 है तो 10⁻⁻2 हुआ भाई, इंटू ऊपर 10⁻9 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻7। सब घातों को एक साथ ऊपर नीचे से भी ऊपर ले जाइए, ये 9 9 कैंसिल, 2 3 6 इंटू 10 की पावर देखिए 9, ये ऋण 2 नीचे से ऊपर जाएगा, धन 2, 9 2 11 और ऋण 14, ऋण 3 बच गया न्यूटन। यहां आप इसको ऐसे ऋण 3 का मतलब 3 स्थान दशमलव लगाओगे, 0.006 न्यूटन, ऐसा भी लिख सकते हो। दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज्ड स्फीयर्स, जो कहां स्थित हैं, वैक्यूम पे हैं, और जिन पे कैसा चार्ज है, बोथ पे सेम है। तो ये कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। इसका नेचर कैसा होगा,
प्रतिकर्षण। देखो ये एक्चुअली क्या था, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन का फोर्स लगेगा भाई। एक्चुअली ये मौखिक क्वेश्चन था। कुछ बच्चे गुणा भाग का तरीका क्या होना चाहिए, अंकों को अंकों से एक साथ गुणा भाग कर लेंगे, घातों को घातों से एक साथ गुणा भाग कर लेंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए कूलाम का नियम पढ़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 1 वहां से है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कूलाम के नियम से है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पढ़ रहा हूं, 0.4 माइक्रो कूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में, ये देखिए मैं डायग्राम में 0.4 इस पर है, सपोज Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो कूलम का मतलब हुआ माइक्रो में 10 की पावर -6, एक ये भी है, तो 4 इंटू 10 की पावर -7 कूलम हो गया। इस पर क्या कह रहा है, अन्य छोटे गोले के कारण, एक अन्य छोटा गोला है, इसके कारण इस पर बल लग रहा है। ये दोनों वायु में है। कितना बल लग रहा है भाई, पॉइंट F इज इक्वल टू कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन। इस पर चार्ज Q1 तो दिया है, इस पर Q2 भी शायद दिया है। क्या दिया है, हाँ, यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलम हो, इस पर कितना हो, Q2 बराबर, ये देखिए 0.8 माइक्रो कूलम का मतलब हुआ 8 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। माइक्रो में ऋण 6, एक पॉइंट भी जाएगा 10 की पावर पे, तो -7। अब क्या पूछ रहा है, दोनों गोलों के बीच, अच्छा इस पे निगेटिव चार्ज है भाई, इस पे कैसा है, निगेटिव, इस पे कैसा है, पॉजिटिव, दिख रहा है। तो इनके बीच बल कैसा लगेगा, एक आंसर तो आ गया भाई, आकर्षण का लगेगा। विपरीत जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल लगता है। दूसरा आंसर देखिए फिर, अब दूसरा नहीं, क्या क्या पूछा है, दोनों गोलों के बीच की दूरी, ये सेपरेशन पूछ रखा है भाई इसने। सेपरेशन का मतलब सेंटर से मेजर करते हैं हमेशा। R इज इक्वल टू हो जाएगा, बिल्कुल मौखिक क्वेश्चन है। दूसरे गोले पर पहले के कारण बल, जितना बल इसके द्वारा इस पर लगेगा उतना ही इसके द्वारा इस पर लगेगा। इस दूसरे के द्वारा पहले पर 0.2 न्यूटन का लग रहा है, तो दूसरे पर भी पहले के द्वारा 0.2 न्यूटन ही लगेगा। मौखिक क्वेश्चन है। और सेपरेशन आपने कूलाम के नियम से निकाल लेना। H वी नो दैट F इज इक्वल टू क्या, 1 एयर के लिए 4πε0 के Q1 Q2 R²। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमको क्या निकालना है, R सेपरेशन निकालना है ना। जो चीज निकालनी होती है उसको इक्वेशन में अलग कर दे, R² इज इक्वल टू ऐसा कर दोगे, देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 ये F कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको एक लाइन बचाने के लिए, समय बचाने के लिए हमने R² बराबर इतना हुआ। सो R इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए मैं यहां हटा दे रहा हूं, रूट। देखिए आपका नहीं तो एक स्टेप और लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, R इज इक्वल टू √। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नियरली आना चाहिए आपको। हमने बच्चों से कई बार क्वेश्चन करा रखे हैं, ये आएगा। चलिए निकाल देते हैं कितना आएगा, मुझे ध्यान नहीं है। 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 था हमारा 4 इंटू 10 की पावर -7, और ये था 8 इंटू 10 की पावर -7,
अपॉन F द पॉइंट 2। देखिएगा, इसको ऐसे करते हैं, देखो। हाँ, थोड़ा गुणा भाग का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। ये छोटे छोटे मौखिक क्वेश्चन हैं, कायदे से हमको ये आपको कराने नहीं चाहिए, परंतु हम थोड़ा थोड़ा सा सीख रहे हैं तो आ जाएगा। 9 इंटू 4 इंटू 8, इस 2 से काट दीजिए इसको, 2 चक्कू 8, 4, और पॉइंट का एक 0 ऊपर बढ़ेगा तो 9 के 10, ऋण 7, ऋण 7, ऋण 14, ऋण 14 और धन 10, 10 की घात ऋण। देखिए 9 का रूट आ गया 3, 4 गुणा 4, 4 चक्कू 16, 16 का आ गया 4, या 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर का रूट 4, गुणा 10 की घात ऋण 4 का आया ऋण 2, परंतु आंसर किस में आएगा? मीटर में। तो ये क्या आंसर आ गया भाई? R इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? R इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, R इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 10 की पावर माइनस 2 होता है सेमी, तो R इज इक्वल टू 12 सेमी आंसर है। मौखिक क्वेश्चन था, अनावश्यक हम इन पे टाइम जाया नहीं करेंगे, क्योंकि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना वर्गमूल घनमूल ये छोटी मोटी चीजें 10 की घातों को 10 की अरेंज करना, इस प्रकार से ये कैलकुलेशन आपको आ जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। नंबर ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? निकाल दी 12 सेमी। What is the force on the second sphere due to the first? फर्स्ट पर सेकंड के द्वारा 0.2 न्यूटन, तो सेकंड पर भी फर्स्ट के द्वारा 0.2 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये बीमाहीन राशि है। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हल कर चुके हैं। जब हमने कंपैरिजन करा था इलेक्ट्रिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स से, वहां पर हमने कंपैरिजन करा था। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, खाली हमारा समय बर्बाद होगा। तो और 2 चीजें इसमें पूछी थी, एक तो ये बीमाहीन है क्योंकि 2 बलों का अनुपात है, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, तो मात्रक नहीं आएगा, बीमाहीन राशि भी। और इसकी वैल्यू भी निकालिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता था, वो निकाला था हमने, वहां चेक करा था बकायदा, 39। मात्र कुछ नहीं, मतलब ये एफ ई अपॉन एफ जी का रेशियो है फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना? 10 की पावर 39। तो एफ ई इज इक्वल टू 10 की पावर 39 एफ जी। नियरली इतना आएगा भाई। वहां जब हमने स्टडी करा था तो वहां हल हो गया था। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, चौथे क्वेश्चन में 2 चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ए एंड नंबर बी। क्या पूछा है? आवेश क्वांटमीकृत होता है, एक तो ये पूछा है, और दूसरा पूछा है बी, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों के से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते? 2 क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो, समझ लो। क्या? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। And number B,
Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic? Macroscopic means लार्ज स्केल चार्जेज की हम जब बात करेंगे तो क्वांटाइजेशन को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सुनिएगा आप ध्यान से। नंबर ए था हमारे पास क्या, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश के आवेश क्वांटम में, किसी वस्तु पर आवेश, हमने वहां डिस्कस करा था बहुत डिटेल से जब आवेश पढ़ा था, पहला स्टेप ही पढ़ा था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मतलब मूल आवेश के पूर्ण गुणज में ही होता है। धन ऋण में जो भी होगा या तो E के इक्वल होगा या प्लस 2E, प्लस माइनस 2E या 3E 4E अप टू एनी। मतलब 1.3E नहीं होगा, 10.5E प्लस माइनस नहीं होगा, या तो 10E ही होगा प्लस माइनस में या 9E ही होगा प्लस माइनस में। इसका मतलब आवेश क्या होगा भाई, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में ही होता है। इसका अर्थ ये हो गया। दूसरा बी, बड़े आवेश, स्थूल को कहते हैं बड़ा, बड़े आवेश पर हम क्वांटमीकरण को छोड़ देंगे। क्या कर देंगे भाई, क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर देंगे। ये देखिए, क्वांटाइजेशन को हम क्या कर देंगे, वहां इग्नोर कर देंगे। देखिए सपोज बी में मैं कोई बड़ा आवेश ले लेता हूं, चलिए कितना लूं, 8 माइक्रो कूलम ले लेता हूं। माना एक हमने आवेश ले लिया है भाई 8 माइक्रो कूलम का। किसी वस्तु पर 8 माइक्रो कूलम या तो प्लस में या माइनस में चार्ज है। प्लस में होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, माइनस में होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक हो गया। 8 माइक्रो कूलम का मतलब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम हो गया। अब इस पर कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है ये निकाल देते हैं। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस और एक्सेस, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, क्योंकि एन को तो हम ऋण में निकालेंगे नहीं, या तो कम में होंगे या ज्यादा में होंगे। मान रख दीजिए, क्यू है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन नीचे ई आ गया है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो ये आ जाएगा आपका कितना, एन इज इक्वल टू कितना आ गया, समझ लीजिए मैं विथ एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं भाई। क्यों बड़े आवेशों पर हम क्वांटमीकरण को इग्नोर कर देंगे, क्यों उपेक्षा कर देंगे। ये बड़ा आवेश है, आपको माइक्रो दिख रहा है परंतु माइक्रो बहुत बड़ा आवेश होता है। ठीक है, अच्छा एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे, ये इसको ऐसा लिख लेना 80 अपॉन 16, ये 1.6 उसमें से एक पॉइंट हटाओगे तो 80 अपॉन 16 हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस 6 ऊपर था और नीचे से 19 गया तो ऋण का धन हो गया, धन 19 हो गया। तो ये 16 का भाग दीजिए, 16 पंचे गुणा 10 की घात 30। ये देखिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए भाई, उस पर कम या ज्यादा। अब इसमें से 10-20 इलेक्ट्रॉनों को आप छोड़ दीजिए या 10-20 इलेक्ट्रॉनों को बढ़ा दीजिए या 2-4 इलेक्ट्रॉनों को कम कर दीजिए या 2-4 इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अपने मन से बढ़ा दीजिए, कम कर दीजिए या बढ़ा दीजिए, तो ये जो 8 माइक्रो कूलम का आवेश है उस पर बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नियरली 8 माइक्रो कूलम, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम के ही आसपास रहेगा। सो जो मैक्रोस्कोपिक चार्जेज होते हैं, बड़े आवेश होते हैं, उन बड़े आवेशों के लिए हम क्या कर देंगे भाई, इग्नोरेंस कर देंगे। किसकी इग्नोरेंस कर देंगे, क्वांटाइजेशन की, मतलब क्वांटमीकरण की उपेक्षा कर देते। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई,
क्या? जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों आवेशित हो जाते हैं, दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटनाओं का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश के संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। अरे ये तो पढ़ लिया भाई हमने, एक प्रॉपर्टी पढ़ ली। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appear on both. A similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consist with the law of conservation of charge. देखो हमने आवेशों का एक गुण पढ़ा था, आवेश संरक्षित रहता है भाई, न तो उसको नष्ट किया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है। अब हमने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था, तो मैंने कुछ पेयर आपको बताए थे, 2-4। जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाती हैं। एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, दूसरी वस्तु उतने ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, एक्सेप्ट करती है। एक लूज करेगी, दूसरा गेन करेगी। लूजिंग और गेनिंग होने से, इलेक्ट्रॉन्स के लूज और गेन होने से क्या हो जाएगा? बोथ ऑब्जेक्ट्स आर चार्ज्ड। एक पे कैसा आवेश आ जाएगा? पॉजिटिव। दूसरे पे उतना ही नेगेटिव। देखो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, पहले रगड़ने से पहले न तो कांच की छड़ पर आवेश था, न ही रेशम पर आवेश था। एक लाइन का लिखोगे, दोनों पर रगड़ने से पहले कुल आवेश कितना हो गया? 0। अब हमने दोनों को आपस में रब कर दिया, रबिंग कर दी दोनों की। सिल्क को कांच की छड़ से रगड़ दिया तो हमने पढ़ा था कांच की छड़ पर आ जाता है धन आवेश और सिल्क पर उतना ही ऋण आवेश। रगड़ने के बाद दोनों आवेशित तो हुए, एक पर जितना धन आया दूसरे पर उतना ही ऋण आ गया। रगड़ने के बाद दोनों का आवेश जोड़ दीजिए आपस में। कांच की छड़ पर जितना धन, रेशम पर उतना ही ऋण, तो नेट आवेश कितना हो गया? 0। रगड़ने से पहले आवेश क्या था? 0। रगड़ने के बाद आवेश क्या हो गया? 0। इसका मतलब आवेश क्या रहा भाई? न घटा न बढ़ा, 0 का 0 ही रहा। सो चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 5। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने पढ़ लिया है पहले, जब हम एक लेक्चर पे कहीं डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? आवेशों के समुदाय के कारण किसी आवेश पर बल निकाल रहे थे। वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 हमने बिल्कुल सॉल्यूशन करा है। उस क्वेश्चन नंबर 6 के 2 अपोजिट कॉर्नर्स पे एक स्क्वायर था, स्क्वायर के अपोजिट कॉर्नर्स पे जो चार्जेस के साइन थे मैंने चेंज करके, फिर उस क्वेश्चन को यदि साइन चेंज कर देंगे उसमें अपोजिट कॉर्नर्स पे जो चार्जेज हैं एक एक का साइन मैंने चेंज करा था, तो पूरे क्वेश्चन की तस्वीर बदल गई थी, पूरा रूप ही बदल गया था भाई। पहले फोर्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो वर्ग के 4 कोनों पर जो 4 आवेश रखे थे, वर्ग के केंद्र पर नेट बल 0 आ रहा था, परंतु जब आमने सामने के चार्ज, एक चार्ज का साइन बदल दिया था तो फिर नेट फोर्स निकाला था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? इसके भी 2 भाग है, ये भी मौखिक क्वेश्चन है। नंबर ए है, स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक टूट नहीं सकती है, क्यों? और दूसरा है, स्पष्ट कीजिए कि 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को का प्रतिच्छेदन नहीं कर सकती है, क्यों? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 7। An electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why not? क्यों नहीं टूटती है बताइए। और बी पार्ट है इसका,
एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। ये हमारा क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है सतत वक्र। जब हमने विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े थे, देखिए एक विद्युत बल रेखा है भाई, ए पार्ट। सपोज एक विद्युत बल रेखा इस ए पॉइंट से चली बी पॉइंट पर पहुंची, खत्म होगी। इसका अर्थ हुआ ए पॉइंट पे हमारे पास प्लस चार्ज है और बी पॉइंट पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। विद्युत बल रेखा सतत वक्र होती है, कंटिन्यूअस कर्व होता है। विद्युत बल रेखा नेवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर ब्रेक। क्योंकि इसलिए नहीं टूटती है क्योंकि विद्युत बल रेखा धन परीक्षण आवेश के ट्रेवल करने को, चलने की दिशा होती है भाई, चलने का मार्ग होता है। जब ये टूट जाएगा तो मार्ग का पता नहीं चलेगा, उस कर्व का पता नहीं चलेगा, वो तो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कभी भी विद्युत बल रेखा ब्रेक नहीं होती। दूसरा है बी पार्ट, इसी का बी पार्ट, ये भी बस केवल दो लाइन का, दो विद्युत बल रेखा। चलिए एक विद्युत बल रेखा सपोज ये है भाई। विद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़े थे तो वहां हमने पूरा डिस्कस करा था, बल्कि ये वाला ये सतत वक्र होता है, ये पॉइंट हमारा मिस हो गया था, तो अगले लेक्चर में हमने फिर इसको दोबारा रिपीट करा था। इस प्रॉपर्टी को मैंने, ध्यान दीजिएगा, मेरे लेक्चर पीछे के पढ़िएगा, विद्युत बल रेखाओं वाला, विद्युत बल रेखाओं उनके गुण, वो लेक्चर मेरा सुनिएगा, अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। एक विद्युत बल रेखा ये है और दूसरी विद्युत बल रेखा सपोज, चलिए ऐसे कर देता हूं मैं, ये है भाई, ये दो विद्युत बल रेखाएं हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर 2, दो बल रेखाएं हैं। यहां पर दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे का इंटरसेक्शन नहीं करती हैं, प्रतिछेदन नहीं करती है। क्यों? सुनिए, यदि यहां पर प्रतिछेदन हो गया, इस दो को छोड़िए, एक को इस पॉइंट पर देखिए, ये टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करा, स्पर्श रेखा खींची, तो पहली विद्युत बल रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, और इसी बिंदु पर दूसरी के कारण विद्युत बल रेखा की दिशा कैसे, नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी? ऐसे। क्या किसी एक स्थान पर दो क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी? नहीं। अरे E1 पहली बल रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, दूसरी बल रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तो होगी, 2, 4, 8, 10 दिशाएं जो मिलेंगी एक बिंदु पर, एक ही डायरेक्शन तो मिलेगी। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दो बिंदु आवेश QA, क्वेश्चन नंबर 8, एक बिंदु आवेश है QA, मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं, और दूसरा बिंदु आवेश है QB। ये दोनों की वैल्यूज दी हैं। ये है भाई QA बराबर 3 माइक्रो कूलाम, का मतलब 3 × 10⁻⁻6 कूलाम, और QB बराबर दिया है -3 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं भाई? 20 सेमी। R है, ये R है, R में थोड़ा दूर दिखा रहा हूं, यहां पर दिखा रहा हूं। R = कितना है भाई? इनका सेपरेशन 20 सेमी का मतलब 0.2 मीटर है। दोनों आवेशों को, निर्वात में स्थित है, वैक्यूम पे है भाई, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB का मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गया भाई। मध्य बिंदु का मतलब ये AO X मान लो, ये BO R - X हो गया। तो X = कितना? मिड पॉइंट है 10 सेमी, = 10 सेमी का मतलब 0.1 मीटर।
और r माइनस एक्स भी कितना हो गया भाई, ये भी 20 माइनस 10, 10 सेमी ही आया, 0.1 मीटर। सब मालूम हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कितना विद्युत क्षेत्र होगा इस मिड पॉइंट पे। क्यू ए, मैं केवल हिंट कर रहा हूं, क्यू ए के कारण ओ पर विद्युत क्षेत्र, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ ड्यू टू चार्ज क्यू ए, कितना आएगा भाई। चलिए इसको मैं E1 कह देता हूं, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन एक्स स्क्वायर। गुलाम से लॉ ही है ये, निकाल दीजिए इसको। 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू ए हो गया हमारा 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मीन्स 0.1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 हुआ। ये आ गया हमारा भाई कितना, देखिए 9 तिया 27, दिख रहा होगा सबको, 27 इंटू पावर से देखिए, ये -2 ऊपर जाएगा +2, +2 और +9 +11 और -6, 10 की पावर कितना 5 न्यूटन पर कूलम। ये अभी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं है। क्या हुआ, E1 की डायरेक्शन, ये प्लस चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 की डायरेक्शन इधर को होगी भाई, ऋणावेश की तरफ को होएगी। E1 की डायरेक्शन कहां को होगी, ऋणावेश की तरफ होएगी। ध्यान देना, ये डायग्राम बहुत मेन है। नाउ क्यूबी के कारण भी निकालो भाई, क्यूबी के कारण, क्यूबी के कारण ओ पर नेट विद्युत क्षेत्र E2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूबी अपॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूबी अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी निकाल दीजिए, एक मिनट। क्यूबी के कारण F नहीं सॉरी E2 या EB इज इक्वल टू कितना आया, 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यूबी हमारा था कितना था, क्यूबी था हमारा 3 इंटू -3 × 10 की पावर -6 है भाई। क्या मैं माइनस रख दूं या नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखिए। अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 10 की पावर -2, ये भी कितना आ गया भाई, 9 तिया 27 गुणा ये 9 2 11 धन हो गया, ऋण 6 5 न्यूटन पर कूलम। ये भी उतना ही आया भाई, आया। अब देखिए क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र, अब डायरेक्शन देखना, इसकी डायरेक्शन देखिएगा, बैक आ रहा हूं, ये देखिएगा क्यू ए, ये क्यू ए के कारण, ये क्यू बी माइनस था, क्यू ए के कारण इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को, इस निगेटिव चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए देखिए भाई इधर ही को होगी E2। वो चार्जेज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन भी उधर ही को देखिए और E2 की डायरेक्शन भी उधर ही को हुई इस पॉइंट O पर। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सम हो जाता है, वेक्टर सम जो होगा एल्जेब्रिक सम की तरह आ जाता है। सो बिंदु O पर क्या सबकी समझ में आया, O पर नेट विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2।
बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो मिड पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बोथ आर सेम है। 27 यस, एक प्लस है दूसरा माइनस है। हाँ, एक प्लस एक माइनस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सिचुएटेड इन ए स्मॉल डिस्टेंस, इट इज जस्ट बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो फील्ड डायरेक्शन होती है डाइपोल के मिड पॉइंट पे निकालना है हमको, यहां पर ऐसा क्वेश्चन है ये, भले ही ये डाइपोल नहीं है क्वेश्चन है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर आ गया कितना, E1 हो गया 27 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम प्लस 27 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो 10 की पावर माइनस 5 तो 27 54 इंटू 10 की पावर 5, या इसको आप ऐसा लिख दे रहे 5.4 इंटू 10 की पावर 5 तो है, एक और बढ़ गई 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया और डायरेक्शन आई ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है माइनस क्यू आवेश की तरफ, क्यू आवेश की ओर, धनावेश की ओर नहीं होगा। ये इस ओ बिंदु पर ऋणावेश इधर है, माइनस क्यू भी है, क्यू भी माइनस है, क्यू ये प्लस है, तो इस बिंदु पर ऋणावेश की ओर को उसकी दिशा होगी। दूसरा बी, इसी का एक पार्ट और है। क्या पूछ रहे हैं भाई, नंबर दूसरा पार्ट है, यदि Q इज इक्वल टू 1.5 माइनस 3 कूलम, इफ Q इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 कूलम का आवेश O पर स्थित हो ऊपर स्थित हो, तो उस पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर Q इंटू E होता है भाई। जब भी किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रख दे, ठीक है, तो उस आवेश पर क्या लग जाएगा भाई, एक बल लगे। परंतु ये आवेश कैसा है, ऋणात्मक है भाई। कैसा आवेश है ये, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है जी, कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। एक मिनट सुनिएगा। हाँ देखिए, जब भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं उस पर निश्चित बल लगता है F इज इक्वल टू क्यू ई। तो F इज इक्वल टू क्यू कितना हो गया भाई, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और E उस बिंदु O पर हमने कितना निकाला था, देखिए ये E इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 की पावर 6। ये आ गया 15 चक्को 60, 15 पंचे 75, 75 और 6 81। 2 पॉइंट्स पे 2 डिजिट पे ये पॉइंट लग जाएगा। 8.1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। अब प्रश्न, अभी आपका आंसर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ भाई। प्रश्न ये है कि उस ऋण आवेश पर लगने वाला बल कहां को होगा। अब कुछ बच्चे इतनी बेकूफी कर देते हैं कि क्यों ऋण है तो यहां पर ऋण रख देंगे। ऋण नहीं रखेंगे, क्योंकि विद्युत आवेश पर चाहे धन हो ऋण हो, बल लगता है, उसकी दिशा होती है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। अब सुनिएगा, इसकी दिशा, पहले मैं आंसर लिख दे रहा हूं, दिशा होगी बल की दिशा, बल की
दिशा प्लस क्यू ए की ओर होगी। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस माइनस चार्ज क्यू इज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। क्यों होगी समझिए। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। यहां पर नेट विद्युत क्षेत्र कहां को, उधर को क्यों था, उस पर डिस्कस कर दिया। अब यहां पर एक चार्ज रख दिया। कैसा चार्ज रख दिया, माइनस चार्ज रख देंगे तो ये हमारा क्यू ए था। ये देखिए क्यू ए यहां पर था, ये क्यू बी यहां पर था, ये था, ये निगेटिव था, ये पॉजिटिव था। पॉजिटिव इस निगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिव इस निगेटिव को रिपेल करेगा, वो भी उधर ही को लगाएगा। बल की दिशा कहां को लग जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन। ये फोर्स की डायरेक्शन कहां को लगेगी, देखिएगा, फोर्स की डायरेक्शन कहां को लगेगी, उस चार्ज क्यू पर, इधर को। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर को था, और चार्ज पर फोर्स कहां को लग रहा है, उसके अपोजिट। हमने पढ़ा हुआ है, जब भी विद्युत क्षेत्र में किसी ऋण आवेश को रखते हैं, ऋण आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है, धन आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। धन आवेश उधर को चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट में। इसका मतलब इस QA की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैं हिंट कर रहा हूं। आप किसी निकाय में दो आवेश QA 2.5 QA 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम एंड QB इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10 की पावर माइनस। दो बिंदुओं A तथा B पर स्थित है। A बिंदु क्या है भाई, देखिए देखिए ऐसा है भाई, इसने सपोज ये x x है, x x डैश, ये y y डैश, एंड दिस इज z एंड z डैश। आपकी बात समझ में आ रही। अब पॉइंट कौन है वो, A और B पॉइंट कहां कहां है। A है 0 0 माइनस 0 0 माइनस 15 सेमी, एंड B है पॉजिटिव, ये B है यहां, B 0 0 प्लस 15 सेमी, ये भी सेमी में है। ये देखो Z एक्सेस में पड़े हैं, मतलब Z एक्सेस में एक आवेश यहां पर है। यहां पर क्या है QA और यहां पर क्या है QB, ये ओरिजिन है। QA QB QA QB। हाँ देखिए Z एक्सेस में पड़े हैं। A पर है पॉजिटिव चार्ज, B पर उतना ही निगेटिव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। देखिए ये उनके बीच का सेपरेशन +15 -15 मीन्स 30 सेमी। 2L इज इक्वल टू 30 सेमी। 30 सेमी का मीन्स 0.3 मीटर। QA इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू सेम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुवागुण, टोटल चार्ज। ये सिस्टम कितने आवेशों से मिलकर के बना है सिस्टम, 2, QA और QB।
तो नेट आवेश 0। और विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। Q हो गया 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 2L हो गया 0.3। सो P इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 25 या 75 0.2 प्लेस पे आ गया। तो एक ये ऐसा कर लेना 10 की पावर, अरे -7 तो था ही, एक यहां से बढ़ेगा -8 कूलम मीटर। ओके, कितना? 7.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 4 इंटू 10 की पावर -9 द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, किसमें पड़ा हुआ है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा है? फील्ड डायरेक्शन से, विद्युत क्षेत्र की दिशा से। थीटा इज इक्वल टू पड़ा हुआ है ये 30 डिग्री पे। तो आपको ज्ञात कर देना है कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। इंग्लिश मीडियम वाले देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलम मीटर इज aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। Calculate the magnitude of the torque acting on the dipole. Tau is equal to यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा हुआ है, टॉर्क पढ़ा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल पड़ा था। ये डाइपोल सपोज यहां पर प्लस चार्ज, फील्ड डायरेक्शन में ई में उस पर फोर्स लगता था, और नेगेटिव पे ई के अपोजिट फोर्स लगता था। यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और यहां पर भी एफ इज इक्वल टू क्यू ई, पेयर ऑफ फोर्स बन गया था। तो उसका टॉर्क ये पड़ा हुआ है थीटा डायरेक्शन पे, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। रख दीजिए मान, पी मालूम है, ई मालूम है, तो साइन 30 हाफ होता है। आंसर आ जाएगा भाई। शेष क्वेश्चन नंबर और है इसमें, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये मौखिक बता दे रहा हूं। 11, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। देखो मौखिक क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन नंबर 11, इसको नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, ऊन को प्लास्टिक से रगड़ा, पॉलिथीन से रगड़ा, ऋणावेश आ गया। पॉलिथीन पे ऋणावेश, पॉलीथीन पे ऋणावेश, ये पेयर भी पढ़ा था हमने, माइनस। और ऊन पे कैसा आ गया? ऊन को जब पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो ऊन पे पॉजिटिव आता है भाई, उतना ही, और पॉलीथीन पे निगेटिव आता है, पढ़ा हुआ है आपने। ये कितना है? 3 गुणा 10 की घात ऋण 7 कूलम, पॉलीथीन पे निगेटिव और ऊन पे पॉजिटिव। स्थानांतरित क्या पूछ रहा है? स्थानांतरित, हाँ जी।
स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आकलन करना है कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां हुए। पॉलीथीन पे कैसा आया, नेगेटिव चार्ज आया, तो इस पर ऊन से कहां ट्रांसफर हुए भाई इलेक्ट्रॉन, पॉलीथीन पे। पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन अधिक अधिक बड़े एक्सेस हुए, और ऊन पे क्या हुए, लेस हुए, कम हुए। कमी हुई, अधिकता हुई, पढ़ा हुआ है हमने। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो आप निकाल लेना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE से N इज इक्वल टू Q अपॉन E आ जाएगा। Q आपको दिया हुआ है, E आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थान, संहति का मतलब द्रव्यमान का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पड़ा था, Me इज इक्वल टू आपने 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg पड़ा था। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये आंसर आएगा आपका 10 की घात 12 13, जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे, तो ऊन का मास कितना कम हो जाएगा, ऊन का मास भी क्या होगा, कम, इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे, उसकी संहति भी कम होगी। ये पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता भी होगी और मास भी अधिक होगा। संहति बढ़ेगी, इसकी संहति इसकी बढ़ेगी, पॉलीथीन की, ऊन की कम होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या पॉलीथीन में बढ़ेंगे और ऊन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। भले ही वो द्रव्यमान में बहुत कमी या अधिकता बहुत कम हो, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से संहति का पर भी प्रभाव पड़ेगा। शेष क्वेश्चन नंबर 12 से आगे मैं हिंट करूंगा, एडिशनल क्वेश्चन तक हम अभी बनाएंगे। कल मैं हिंट करूंगा, आप लोग क्वेश्चंस बनाते रहिए, समझ के बनाइए, SI सिस्टम में काम करिए। क्वेश्चन बनाने से पहले डायग्राम बना लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तब क्वेश्चन को बनाइए। जो चीज पूछा है उसी का आंसर दीजिए, अनावश्यक समय की बर्बादी मत कीजिएगा। शेष कल।